हेलो एवरीवन। ये आपका जो यूकेपीएससी जीआईसी लेक्चरर है उसका जो पेपर सेकंड है कि एक यूनिट है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ये पार्ट सेकंड है जिसमें हम लोगों ने पूरे यूनिट को 12 क्वेश्चंस में डिवाइड किया था। 12 क्वेश्चन में हम लोगों ने सभी कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करने की कोशिश की थी, जिसमें पार्ट सेकंड हम लोग कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो पहले पार्ट फर्स्ट देख लें, अब पार्ट सेकंड हम लोग अब कवर करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व करेंगे। एडिशनल जो कॉन्सेप्ट पॉसिबल है वो भी हम लोग लेके चलेंगे। एडिशनल जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये हम लोग पार्ट फर्स्ट में भी किया। तो चले मेरे साथ इस पार्ट सेकंड को अब स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड में जो, क्योंकि 12 क्वेश्चन वहां हो चुके हैं तो 13 से हम लोगों ने, क्योंकि टोटल 24 क्वेश्चन है, राइट। तो 13, क्वेश्चन नंबर 13, द वेवलेंथ ऑफ अ मैटर मे बी गिवन बाय। तो क्या हो सकता है, देखिए लेमडा इज इक्वल, ये एच ओवर, देखो मैंने आपको कहा भी था पीछे क्वेश्चन ऑलरेडी वैसे बना हुआ है। तो पी स्क्वायर पार्ट फर्स्ट में अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर ई एनर्जी लिख लीजिएगा आप, तो पी की वैल्यू आप लोग लिखिएगा ट्वाइस एम ई और रूट के अंदर, तो क्या बनेगा एच ओवर ट्वाइस एम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, in the first excited state of one dimensional harmonic oscillator with angular frequency omega। तो हमने भी कोशिश की है उसी फॉर्मेट पे कि पहले जो पार्ट है उसमें हम लोगों ने थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सेकंड में हम लोगों ने थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को प्रेफर किया है और उस हिसाब से रखे भी हैं। तो जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एनर्जी है वन डायमेंशन, राइट, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो ई एन इज इक्वल आपके पास बनता है एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा, राइट, एच कट ओमेगा। ये वन डायमेंशन के लिए पूछा जा रहा है। डायमेंशन जरूर से देख लें कि किस डायमेंशन में पूछा गया है। जैसे इसमें वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर पूछा गया है, अगर ये 3 डायमेंशन पूछा जाता, 2 डायमेंशन पूछा जाता, उसका भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले इसका पहले आंसर निकाल लेते हैं। एन की वैल्यू क्या होती है? एन होता है 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, राइट। इनफाइनाइट को नहीं लेते पर अप टू 1 2 3 4 5 6 और एंड सो ऑन। अब अगर यहाँ पर देखिए फाइनाइट वैल्यू आप इंक्लूड नहीं करोगे, पहला। दूसरा, जीरो वैल्यू जब हम लोग क्या पढ़ते हैं, पार्टिकल इन बॉक्स पढ़ते हैं ना, तो पार्टिकल इन बॉक्स में जीरो इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि जैसे जीरो को हम लोग इंक्लूड करेंगे पार्टिकल इन बॉक्स में, ध्यान रखना, पार्टिकल इन बॉक्स में जब एनर्जी लिखी जाती है तो एन का जो वैल्यू है वो जीरो से नहीं स्टार्ट होता, 1 से स्टार्ट होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर हमने जीरो से स्टार्ट किया, आपने देखा होगा जब हम लोग थियरी को पढ़ा होगा, तो जैसे हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो वेव फंक्शन वैनिश कर जाता है। तो इसलिए बता रहा हूं कि पूछ सकता है कि एन इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, वाई, बिकॉज वेव फंक्शन वैनिश करता है उस केस में। अब जिसने थ्योरी का पार्ट ढंग से देखा होगा उसको ये पता होगा, जिसने नहीं भी देखा तो वो कहीं ना कहीं इसको नोट कर ले। अभी जब एनर्जी आएगी तो उस समय भी मैं लिखवा दूंगा अगर उस टाइप का कोई क्वेश्चन हमें मिलता है। एन की वैल्यू 0 रख लो, 0 रखोगे। ग्राउंड स्टेट, राइट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, पहले ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। ग्राउंड स्टेट मतलब मिनिमम एनर्जी, जो आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसका हम लोग मिनिमम एनर्जी निकाल रहे हैं। तो ग्राउंड स्टेट क्या बनेगा? मिनिमम एनर्जी तब होगा जब आप 0 रखोगे। तो कितना बनेगा ग्राउंड स्टेट? अगर ग्राउंड पूछता तो कितना बनता? 0 रखते, हाफ एच कट ओमेगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछा गया है, मतलब इसके बाद, ग्राउंड के बाद फर्स्ट एक्साइटेड क्या पॉसिबल है? देखो अब आप यहां पर देखिए, यह है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आप लोग कितना रखिए? एन को 1 रखिए, क्योंकि इसके बाद हाफ एच कट के बाद एन 1 रखने पर ही आपको वैल्यू मिलेगी, राइट। तो रखोगे कितना बच जाएगा? 3/2 एच कट ओमेगा। तो ये है फर्स्ट एक्साइट। सेकंड पूछेगा तो 5/2 चला जाएगा, तो आप 2 रखिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 3/2 एच कट ओमेगा। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर ये 2 डायमेंशन पूछता, लेट्स सपोज 2 डायमेंशन पूछता, तो एनर्जी कितना होता? हम लोग लिखते कि भाई 2 डायमेंशन में हम लोग सिर्फ nx पर निर्भर नहीं करेगा, फिर वो nx और ny पर निर्भर, और एनर्जी क्या होगा? जो nx होगा, एडिटिव क्वांटिटी है ना, तो ny कर लें। अरे ठीक है, तो nx का वैल्यू क्या बनेगा? nx प्लस हाफ एच कट ओमेगा प्लस ny प्लस हाफ एच कट ओमेगा। अगर
एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा है तो आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा एक्स भी ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा वाई भी ओमेगा। ये अब हम लोग यहाँ पर एच कट ओमेगा ले रहे हैं। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, एन एक्स एन वाई प्लस 1, और यहाँ पर क्या बन गया, एच कट ओमेगा। अब एक बार बताओ, अब ग्राउंड स्टेट, कई बार ये ना ऐसा लिखा अगर है कहीं पर एन एक्स एन वाई, हो सकता है कि इसको एन लिख दे। मान मैं एन प्राइम एन मैंने वहां पर ले रखा तो एन प्राइम ले लूंगा, एन प्राइम प्लस 1 एच कट ओमेगा। तो हो सकता है एन प्राइम को भी एन लिख दे, पर आपको पता होना चाहिए कि 2 डायमेंशन में एन की जो वैल्यू है या एन प्राइम की जो वैल्यू है वो क्या है, एन प्राइम। आपको हो सकता है एन लिखा हो तो एन फिर आपको पता होना चाहिए कि क्या हो जाएगा, एन एक्स प्लस वाई होगा। अब एन एक्स की वैल्यू भी 0 से कहां, 0 1 2 3 है, ये एनर्जी आ गई ना ग्राउंड स्टेट, अब सॉरी 2 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो अगर आप nx की वैल्यू भी आपके पास 0 1 2 3 और ny की वैल्यू भी 0 1 2 3। अब सुनो, अगर हमें इसका ग्राउंड स्टेट चाहिए, अगर यहां पर ग्राउंड स्टेट चाहिए, ग्राउंड स्टेट के लिए मतलब मिनिमम एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी कब हो सकता है, जब nx भी 0 ny भी 0। तो अगर ग्राउंड स्टेट यहां पर देखें 2 डायमेंशन में, अगर 2 डायमेंशन होता तो आप 0 0 बोलते, क्योंकि nx 0 एन वाई 0, तो एन एक्स 0 एन वाई 0, तो कितना बनता है, एच कट ओमेगा कि 1, ये 0 0 हो जाता है। अब सुनो, अगर आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट चाहिए तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 0। आप एन एक्स की वैल्यू 1 ले लो, एन वाई की वैल्यू 0 ले लो, तो कितना हो जाएगा। पर आप ध्यान रखना कि कोई जरूरी थोड़ा ना कोई एन एक्स की वैल्यू 0 ले लेगा, एन वाई की 1, तो ये भी तो पॉसिबल है भाई। मान लो किसी ने ये लिया तो एन एक्स का वैल्यू 0 ले लिया, एन वाई का वैल्यू 1, तो 2 एच कट ओमेगा बन गया। अब किसी ने अगर nx का वैल्यू 0 ले लिया ny का, तो उसका भी तो 2h कट ओमेगा। इसी को डिजेनरेसी बोलते हैं। हो सकता है कि डिजेनरेसी पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, हो सकता है डिजेनरेसी पूछा जाए, तो डिजेनरेसी कहते हैं फिर, मतलब ये इसको बोलेंगे तो 2 फोल्ड डिजेनरेट है, मतलब टू डिजेनरेसी है इसके पास। कि देखो 2 कॉम्बिनेशन है, क्या 0 1 E1 0 इज इक्वल टू E0 1, और एनर्जी दोनों की एक ही है। इसको डिजेनरेसी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि मतलब सेम एनर्जी बट डिफरेंट वेव फंक्शन, डिफरेंट स्टेट वेव फंक्शन, राइट। तो ये आपके पास बन जाएगा 2 एच कट ओमेगा। तो 2 डायमेंशन में ऐसा ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसके बाद जो पॉसिबल एनर्जी है, जो इसके बाद, जो इससे जस्ट बड़ी होगी, तो उसको हम लोग सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो ऐसा पूछा जा सकता है। चांसेस 3 डायमेंशन के ज्यादा है, अगर वैसे तो 1 डायमेंशन ही है आपके पास, सिर्फ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, लेकिन उसमें डायमेंशन मेंशन नहीं है सिलेबस में भी, राइट। तो आपके पास मान लो अगर 3 डायमेंशन भी होगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, ई एन एक्स प्लस ई एन वाई प्लस ई एन जेड, राइट। अभी मैं अभी हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कर रहा हूँ, सिमिलरली ये पार्टिकल इन बॉक्स के लिए भी होगा। बस आपको एनर्जी 1 डायमेंशन में पता होना चाहिए, तो आप 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन किसी के लिए भी निकाल सकते हो। तो एन एक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा, फिर एन वाई प्लस हाफ एच कट ओमेगा, फिर एन जेड प्लस हाफ एच कट ओमेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, एन एक्स एन वाई एन जेड प्लस हाफ हाफ आपके पास ये 1 प्लस हाफ 3/2 और एच कट ओमेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी आ गई जी आपके पास 3 डायमेंशन में, एन एक्स एन वाई एन जेड। अब एन एक्स का वैल्यू वही 0 0 1 2 3 4, एन एक्स का वैल्यू भी आपके पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3। एन वाई का वैल्यू भी 0 1 2 3, और एन जेड का वैल्यू भी आपके पास 0 1 2। समझ आ रहा है, बोलो। तो अगर ये है, तो अगर ग्राउंड स्टेट कोई पूछे तो ग्राउंड स्टेट क्या बनेगा। कई बार क्या होगा ना, एग्जाम में ऐसा लिखा रहेगा कि भाई ग्राउंड स्टेट एनर्जी या एनर्जी ऑफ 3 डायमेंशन, तो ई एन लिख देता है, ई एन एक्स या ई एन यहाँ पर लिख देगा, तो यहाँ पर लिख देगा n प्लस 3/2। तो आप समझ जाना कि 3/2 का मतलब ये क्या है, 3/2 का मतलब, क्योंकि जनरली हाफ लिखते हैं हम लोग, 1 डायमेंशन में क्या लिखते हैं, हाफ। 3/2 का मतलब जो ये n है, ये 3 डायमेंशन में एन एक्स एन वाई एन जेड है। इसका मतलब जो n है ये एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड है। तो अगर ऐसा भी लिखा गया ना कि ये आपके पास एनर्जी है 3 डायमेंशन के लिए, कौन सा करेक्ट है, तो आप इससे आपको कंफर्म हो जाता है कि अच्छा 3/2 है। अगर 1 डायमेंशन होता तो हाफ होता, 2 डायमेंशन होता है तो 1 होता, 3 डायमेंशन है तो 3/2 है। अरे क्लियर है। तो अगर बाय द वे हमसे पूछे कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होगी, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी हो जाएगी, मिनिमम पॉसिबल जो होगा यहाँ पर, मिनिमम एनर्जी जो है, तो 0 0 0 ले लो आप। तो 0 0 0 लोगे तो कितना बन जाएगा ग्राउंड स्टेट, 3/2, ओ सॉरी हाँ 3/2 एच कट 3/2 एच कट ओमेगा।
तो आप देख रहे हो कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी वन डायमेंशन में आपके पास हाफ एच कट होता है और इसमें कितना हो जाता है 3/2 एच कट ओमेगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसके बाद क्या पॉसिबल है, एक जीरो ले लो, दो जीरो ले लो, एक वन ले लो, यही तो पॉसिबल है। इसके जस्ट बाद जो पॉसिबल इससे बड़ी एनर्जी है, और तो बहुत ज्यादा हो सकती है पर इसके जस्ट बाद, तो आप एक क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखोगे तो क्या क्या हो सकता है। देखो कोई किसी ने 1 0 0 लिया, हो सकता है ना कोई E0 1 0 ले ले, कोई हो सकता है कि E0 0 1 ले ले। तो अगर ये 0 1 करेगा तो क्या हो जाएगा बोलो, ये जीरो एक वन हो जाएगा, तो 5/2 एच कट ओमेगा, 5/2 एच कट ओमेगा। दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और इसकी डिजेनरेसी कितनी है, 3 है। डिजेनरेसी कितनी है, 3 है। सेम आपके पास क्या है, एनर्जी है पर डिफरेंट आइगन फंक्शन है, डिफरेंट स्टेट्स में आपके पास क्या ये हो सकता है। तो डिफरेंट आइगन फंक्शंस मतलब सेम एनर्जी और डिजेनरेसी, तो 3 डिजेनरेसी पूछता है, वो भी कवर कर दिया। 2 डायमेंशन में एनर्जी पूछता है, वो भी कवर कर दिया। सिर्फ यही नहीं कवर किया है, अगर यही सिमिलर कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास पार्टिकल इन बॉक्स का भी होगा तो वहां पर भी एनर्जी ENX, मतलब जो एनर्जी जैसे वहां पे क्या लिखते हैं, NX² π² h² ट्वाइस m अपॉन ट्वाइस m L², मतलब विड्थ स्क्वायर, राइट। इन जनरल विड्थ स्क्वायर होता है, तो विड्थ जितनी भी दे रखी होगी, L नहीं, हमेशा L मत ध्यान रख लेना, L², L तो जीरो, अगर विड्थ L दे रखा है तब तो ठीक है L² होता है, अदरवाइज विड्थ स्क्वायर होता है इन जनरल, ठीक है। तो ये आपके पास है क्वेश्चन जो था वो ये था। तो उसमें जो ऑप्शन है, क्योंकि वन डायमेंशन मेंशन था, वन डायमेंशन अगर मेंशन था तो हम लोगों ने 3/2 एच कट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछा गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स इज गिवन बाय, देखो एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स इज गिवन बाय। अब अगर एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स, आपको पता ना 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन, कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको बोला था कि एन के फॉर्मेट में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है एनर्जी, अगर हम लोग EN की बात करें तो क्या होगा, n² π² h कट स्क्वायर, ध्यान रखना ट्वाइस m। यहाँ पर एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना, ये अगर आप लोग देखोगे तो ठीक है, एनर्जी से पता लग रहा है कि इन्होंने विड्थ क्या ली है, हालांकि क्वेश्चन मतलब बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ठीक है। एग्जाम में आएगा ना तो फिर जस्टिफिकेशन को चले जाएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, जब तक वो लेंथ देगा नहीं। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन से देख रहा हूँ कि L लेंथ ली गई है, हालांकि आप यहाँ पर ना विड्थ का स्क्वायर कर लें, तो थोड़ा ध्यान रखें, विड्थ का स्क्वायर कर लें, मतलब L² ना करके आप ऐसा ध्यान रखें जहाँ n की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, पर जीरो नहीं होता। जीरो इसलिए नहीं होता कि वेव फंक्शन वैनिश कर जाता है, देखो एनर्जी वहां पे जीरो हो जाएगी। अरे ठीक है ना, तो 1 2 3 4, तो n की वैल्यू अगर ये 1 डायमेंशन में है तो n की वैल्यू 1 2 3 4 है। अगर ये 2 डायमेंशन में होता तो n² की जगह क्या बनता है, NX² NY², भाई NX² NY² हो जाता है, n² इज इक्वल। और अगर ये 3 डायमेंशन में होता तो n² की जगह NX² प्लस NY² प्लस NZ² रख लेते, क्या दिक्कत था। फिर ये NX NY NZ बनता है, NX NY, अभी n है तो 1 2 ग्राउंड स्टेट पूछेगा तो n की वैल्यू मतलब 1 डायमेंशन में लेके चल रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट में 1 रख लेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फिर रख लेंगे। अरे ठीक है ना, तो ये आपके पास तो पार्टिकल इन बॉक्स में एनर्जी है वो ये होती है, राइट। विड्थ आप यहां से देख रहे हो, अभी गिवन होता है, वैसे जितना भी होगा वो यहां रख लें, राइट। जैसे L दे रखा है तो आप L² कर लें, तो कितना बनेगा, n² π² h² नहीं है, h कट स्क्वायर होना चाहिए, राइट, और ट्वाइस ml², तो बी ऑप्शन बिल भी करें। क्लियर हो रहा है यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द टंगस्टन। देखिए जो ये क्वेश्चंस है ना आपके पास, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही बने हुए हैं, जो अब इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस भी करते रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन बन चुके हैं, किस किस कॉन्सेप्ट पे बन चुके हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट को हमको स्ट्रॉन्ग करना है, या किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ये सभी एनालिसिस भी आप लोग साथ साथ करते रहें, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, द फोटो इलेक्ट्रिक threshold wavelength for the tungsten is 2300 angstrom if the surface is irradiated by the ultraviolet light of wavelength 1800 angstrom, the kinetic energy of emitted electron। देखिए इसका पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लें। जैसे मान लो ये है आपके पास और इस पे कोई इंसिडेंट वेव आपने ली है, यहाँ पे देखिए, ओके, ये है आपके पास कोई इंसिडेंट वेव,
यहाँ देखिए तो ये है आपके पास इंसिडेंट वेव, और इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, राइट, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग के ई से दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जो एनर्जी है वो ई हम लोग कह रहे हैं एच न्यू, राइट, कोई फोटोन है वो इंसिडेंट कर रहा है, और जो वर्क फंक्शन है उसे हम फाई कहते हैं। इसके लिए थर्सोल्ड क्या चाहिए, थर्सोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए। थर्सोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, लेट सपोज वो न्यू नॉट है, क्योंकि इसके पास जो इंसिडेंट है वो न्यू है। तो एक बार बताइए, जो एनर्जी होगा इसी को हम लोग आइंस्टाइन इक्वेशन भी कहते हैं, ई इज इक्वल्स टू क्या, कैसे होगा, कुछ जो यहाँ पर थर्सोल्ड में टोटल एनर्जी जो है वो क्या है, जो एच न्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है ना, इसको मैक्सिमम काइनेटिक है क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी लेगा वो तभी जाके वो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा प्लस यहाँ पर क्या है, ये आपके पास वर्क फंक्शन हो गया, कई लोग इसको डब्ल्यू लिखते हैं, कई लोग फाइव, ठीक है ना। तो आपसे ये काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना तो ई की जगह आप एच न्यू और दिस इज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपसे पूछा गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन है। तो काइनेटिक एनर्जी आपने यहाँ पे एच न्यू लिख दिया, ये इमिटेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, और ये बन जाएगा एच न्यू नॉट, ठीक है। और अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे होते हैं, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन का वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर कर रहा होता है, ठीक है ना, न्यू पर निर्भर करता है, न्यू एंड न्यू नॉट। तो यहाँ पर क्या बजाएगा एच, और इसको लिख सकते हैं सी बाय लेमडा, तो 1/λ माइनस 1/1/λ नॉट, ठीक है। तो आपके पास दे रखा है, देखो आपके पास वेवलेंथ गिवन है, तो कौन सा वेवलेंथ गिवन है आपके पास, थर्सोल्ड वेवलेंथ गिवन है, एंगस्ट्रॉम में गिवन है, राइट, और एक आपके पास इंसिडेंट वेवलेंथ गिवन, तो ये इंसिडेंट वेवलेंथ ही हो जाएगा क्योंकि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, तो ये आपके पास थर्सोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये इंसिडेंट वेवलेंथ और ये थर्सोल्ड वेवलेंथ। एच सी की वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए 12400, ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और यहाँ पर जो है 1/λ वो है 18 इंसिडेंट का -2300, ये भी एंगस्ट्रॉम में है। तो अगर आप एंगस्ट्रॉम को देखोगे ना तो ये भी एंगस्ट्रॉम में है, ये भी एंगस्ट्रॉम में है, तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, तो 12400, इसको आप लोग लिखिए 1800 माइनस 12300। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है ना, या आसानी से सिंप्लीफाई हो सकता है, जैसे इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा 1/18 माइनस 1/23, इसको सॉल्व कीजिए और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल फाइंड कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए देन यू विल गेट 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, इफ टू ऑपरेटर A and B follows, two operator A and B follow commutation with their commutator A and B, then the value of A and B की power n is, देखिए ये एक प्रॉपर्टी है दरअसल कि जब कभी भी A और B ऐसा आपके पास हो, पहले इसको ध्यान रखिए, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिखो n B n-1 और फिर कॉम्यूटेटर A and B, ये प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है, ऐसा आप लोग लिख सकते। अब ये इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या हो गया, n b n-1, तो n b n-1 एंड a, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट। पर अगर ये a के ऊपर है तो आप a के ऊपर, बाई द वे ऐसा है कभी, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ b का ही याद रख रहे हो, राइट, ये हो जाएगा n a n-1 फिर ये a n b, ठीक है। तो वो भी जो जिसके ऊपर भी पावर होगी ना आप ऐसा कर सकते हो, क्लियर हो रहा है। तो इसका बी ऑप्शन है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि जब आप कॉम्यूटेटर पढ़ते हो ना तो वो आप
ऑपरेटर के लिए पढ़ते हो, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग कम्यूटेटर पढ़ते हैं, और जब क्लासिकल में है तो पॉइजन्स ब्रैकेट पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जो आपके पास कम्यूटेटर होता है वो ऑपरेटर पर होता है, तो ऑपरेटर पर जितनी भी प्रॉपर्टी लगती है उसमें आप ऑपरेटर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपरेटर में ऐसा नहीं हो सकता कि ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर को कभी भी आप बी ऑपरेटर और ए ऑपरेटर नहीं लिख सकते। तो प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छे से, जैसा जिस वे में होता है उसी वे में आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो जैसे मान लो आपके पास पूछा गया कि कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, पी क्या है, ऑपरेटर है, एक्स स्क्वायर क्या है, ऑपरेटर है, और पूछा गया कि आप इसको कैलकुलेट। आपको एक चीज का पता होगा कि एक्स और जो पी एक्स है इसका कम्यूटेटर कितना होता है, आईटा एच कट। अरे ये तो पता होगा, एक्स पी एक्स का जो कम्यूटेटर होगा वो कितना होता है, आईटा एच कट होता है, राइट। तो अगर ये पूछा गया है तो इस प्रॉपर्टी का यूज किया जा सकता है। जब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो एक गलती होने के चांसेस है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर किसी ने इसमें अप्लाई किया तो जैसे ये है कि फाइंड द कम्यूटेटर ऑफ दिस वन, तो आपने क्या किया, पहले एक्स को ब्रेक किया तो 2x कर दिया आपने, तो मतलब 2x n-1 तो 1 हो गया। फिर आपने कहा कि मैंने प्रॉपर्टी लगा दी x और p, और ये तो आपने फिर से p को कर दिया, क्योंकि p के ऊपर पावर था तो आपने कहा कि 2x कैप तो था, या p का भी क्या बन जाएगा 2p कैप, और उसको भी आपने कर दिया कि x और p, ये आपके पास। तो आप पाओगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, 4xp यहां पर आ जा रहा है, राइट। और ये क्या हो जाएगा xp, और ये हो जाएगा आईटा एच कट, ये तो हो रहा है क्योंकि x और p क्या बनता है, आईटा एच कट, अगर x p x है तो आईटा एच कट, तो आपके पास क्या बन रहा है 4 आईटा एच कट x। पता है इसमें ये आंसर करेक्ट नहीं है, ये आंसर करेक्ट नहीं है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे तो ध्यान रखना कि इसका मतलब जब आपने इसको अप्लाई, इसको किससे, प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं ना, कि एक बार आप x को इधर ले लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाते हैं हम लोग। और अगर आपको इससे भी सॉल्व करना है इन केस, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि जैसे ये 4 है ना, इसका मतलब जब ये आपके पास xp आ गया है और 4 टाइम हुआ होगा, तो 4 टाइम कब हुआ होगा, जब xp और px का ट्वाइस होने के चांसेस हैं। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ट्वाइस आईटा एच कट, और यहां पर लिख दूं xp और px, तो आप जब भी आप इससे सॉल्व करो ना इस शॉर्टकट से, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये अगर ऐसे बन रहा है तो उसको मतलब ब्रेक कर लें, कहीं वो इस फॉर्मेट पे तो नहीं बन रहा कि xp और px, तो ये xp और px को मान लो यहां पर क्या हुआ होगा, ये 2x हमने कंसिडर कर लिया, हालांकि ऐसा होता नहीं है। है ना, हम लोगों ने जब सॉल्व किया है तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दी और सॉल्व कर दिया, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि xp जो a b ऑपरेटर हो b a ऑपरेटर होता नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी में हम लोगों ने उस चीज का ध्यान नहीं रखा, तो नहीं रखा तो सॉल्व कर ही दिया, लेट सपोज एग्जाम में आया और कर दिया। तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहीं ये इस ढंग से तो नहीं ब्रेक हो सकता कि भाई जैसे xp है तो एक बार px कर देंगे, इसको माना था हमने कि मान लो ये हम लोगों ने क्या गलती की होगी कि इन दोनों को सेम ले लिया, xp टू px, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में होता नहीं है। तब जब ये सेम हुआ होगा तो ट्वाइस हुआ होगा, इसलिए ये 4 आ गया, इसलिए एक आंसर अब गड़बड़ है। अगर बाय द वे 3 होता तब तो आपके पास ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि xp और px को आपने सेम माना है तो ट्वाइस होगा। अब जब वो ट्वाइस होगा तो जो कुछ भी होगा वो ट्वाइस का फैक्टर ही तो होना है, यहाँ पे 4 होगा, या आपके पास क्या हो सकता है 6 हो सकता है, तो आप यहाँ पे 3 कर दोगे। अब अगर ये 3 होगा तब तो वो आंसर ठीक है, इससे सॉल्व कर लो। लेकिन अगर वो ऐसे बन रहा है कि आपको लग रहा है कि xp और px, क्योंकि आप ऑप्शन से भी चेक कर पाओगे, तो ध्यान रखना xp और px कभी भी इक्वल नहीं है। इसको सॉल्व करते वक्त ये इक्वल मान लिया जा गया है क्योंकि हमने उसका ध्यान नहीं रखा। इस फॉर्मूले को जब हम लोग लगाते हैं, जब हम इसको प्रॉपर्टीज से लगाएंगे, बाकायदा प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं x को इधर, फिर एक बार p के लिए, दोनों बार लगा के तब सॉल्व करते हैं। समझ आ रहा है? तो अगर आप लोगों ने इसी से सॉल्व करना है तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में xp और px ऐसा होके तो ऐसा तो नहीं बन रहा है, क्योंकि ऐसा इसमें बन जाता है। हम लोग ये गलती जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये गलती इसमें होती है कि xp और px को हम लोग सेम मान लेते हैं कि xp, जो कि ऑपरेटर में पॉसिबल नहीं है। अगर आप पॉइजन्स ब्रैकेट कर रहे होते तो वहां पे तो ये सेम हो सकता है, क्योंकि वहां पर डायनेमिकल वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर ऑपरेटर्स है। यहाँ पर क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसका जो ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट है अल्फा इज इक्वल टू आइटा 2 एक कॉलम में दे रखे हैं आपको, एज अ कॉलम वेक्टर दे रखे हैं, और आपसे पूछा गया है कि
बीटा और ये देखो, जब आप लोग साई को लिखते हो ना तो डिराक नोटेशन में इसको कैट साई बोलते हैं। मतलब डिराक नोटेशन अगर वेव फंक्शन को दिखा रहा है और अगर उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को दिखाना होता है तो उसको हम लोग ब्रा साई बोलते हैं। ऐसा मतलब एक कैट वेक्टर होता है और एक ब्रा वेक्टर, ये एक्चुअली डिराक नोटेशन में ही है। और एक क्वेश्चन आपके, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जितने भी अब आगे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं आपके यूकेपीएससी जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में ही पूछे गए क्वेश्चन, तो आप इससे लेवल का पता कर सकते हो कि किस लेवल तक पूछे गए हैं और किस लेवल तक पूछे जा सकते हैं। अब जरा देखिए, तो यहां पर जब कभी भी हमारे पास, अब हमको क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई, ये है कैट अल्फा, ये है ब्रा बीटा, राइट। तो अगर हमारे पास बीटा है तो बीटा है आपके पास 1 आइटा एंड 1, ओके, 1 आइटा एंड 1, ये आपके पास कॉलम वेक्टर है। जब हम, ये कैट वेक्टर है आपके पास और ऐसे दे रहे हैं, जब हम इसका ब्रा वेक्टर बनाते हैं ना तो ये क्या हो जाता है, जो ये रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सॉरी, जो आपके पास कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करता है तो जहां पर आइटा होगा वहां माइनस आइटा हो जाएगा। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, जैसे आइटा हो गया है, 1 प्लस आइटा होता तो वो 1 माइनस आइटा बन, आइटा है तो माइनस आइटा बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 देन माइनस आइटा, ये इस टाइप से करना। अल्फा तो खैर आपके पास कैट अल्फा दे ही रखा है, तो हम लोग अब डायरेक्ट क्या सॉल्व करेंगे, तो उसका तो कॉम्प्लेक्स लेना नहीं, इसको बोलते हैं दिस इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, राइट। तो हम लोग इसका कॉम्प्लेक्स वो ले लेते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आइटा। अब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो दिस इज अल्फा, ओके, और ये बीटा। अब तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो आप बहुत आसानी से कर ही लेते हो सभी लोग। तो माइनस आइटा 1 और ये बन जाएगा 1 2 एंड 3, सॉरी आइटा, दिस इज आइटा 2 एंड 3, मल्टीप्लाई कीजिए तो रो एंड कॉलम, दिस इज आइटा माइनस 2 आइटा प्लस 3, राइट। तो कितना बन रहा है, 3 माइनस आइटा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो नन ऑफ दीज विल बी करेक्ट, बिकॉज का 3 माइनस आइटा आपके पास करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर डिनोट्स द एनर्जी ऑपरेटर, कौन सा है जो एनर्जी ऑपरेटर को दिखाता है। मैंने आपको पहले फर्स्ट पार्ट में भी ये कहा कि ऑपरेटर आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज है वो इसके, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो एक ऑपरेटर जरूर होता है। अरे ठीक है ना। तो यहां पर आप लोग देखिएगा, मैं कुछ ऑपरेटर, जैसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, आप बोलोगे सर एनर्जी पूछा गया हो तो लिख ही रहे हैं, कर ही रहे हैं बार बार, माइनस एच कट स्क्वायर बाई ट्वाइस एम, राइट। डेल स्क्वायर लिख लीजिएगा इन जनरल, 1 डायमेंशन में होगा तो d2 ओवर dx स्क्वायर कर देना, 1 पोटेंशियल, राइट। ये आ गया आपके पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अगर आपसे पूछा जा रहा है एनर्जी ऑपरेटर, क्या बनेगा, आइटा एच कट डेल ओवर डेल टी, ठीक है। ये आपके पास एनर्जी ऑपरेटर है, डेल ओवर डेल टी, आइटा एच कट डेल ओवर डेल टी। फिर आपके पास मोमेंटम ऑपरेटर पी माइनस आइटा एच कट डेल, और 1 डायमेंशन में लिखना है तो माइनस आइटा एच कट डी ओवर डी एक्स, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है ना। फिर आपके पास पोटेंशियल ऑपरेटर, तो पोटेंशियल ऑपरेटर जस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय वी। देखो जब पोटेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट होता है ना किसी वेव फंक्शन पर ऐसा, तो वी साई लिख देते हैं डायरेक्ट। जब एक्स ऑपरेटर, एक्स भी क्या है, पोजिशन ऑपरेटर ऑपरेट होता है किसी वेव फंक्शन में, तो आप देखोगे तो जस्ट मल्टीप्लीकेशन विद एक्स, हम लोग ऐसे लिख देते हैं एक्स साई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो पोजीशन ऑपरेटर जस्ट मल्टीप्लाई बाय वी, और जो पोजीशन ऑपरेटर है वो भी ऐसे ही होता है, जस्ट मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है ना। तो एनर्जी हो गया। अब इसके बाद अगर कोई बाय द वे वेलोसिटी ऑपरेटर पूछे तो m इंटू वी कर दो, ठीक है ना, तो m अपॉन में आ जाएगा, तो वहाँ से इनसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेटर हैं, आपको ध्यान होने, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, if the uncertainty in the location of a particle is equal to its de Broglie wavelength, then the uncertainty in velocity is, velocity में uncertainty पूरा है और आपके पास uncertainty of the particle is equal to de Broglie दे रखा है। तो ठीक है, हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी पी एक्स, आप लोगों ने देखा होगा कि ये एच कट बाय 2 होता है, राइट। इक्वल टू कब होता है, जब आप लोगों ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि एच कट बाय 2 गॉसियन टाइप वेव फंक्शन के लिए होता है, और अगर डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स है
तो वो ग्रेटर देन एच कट बाई टू नॉन गॉसियन, ये गॉसियन टाइप वेव फंक्शन के लिए होता है, राइट, और ये नॉन गॉसियन टाइप वेव फंक्शन है, राइट, क्लियर हो रहा है, नॉन गॉसियन टाइप वेव फंक्शन के लिए होगा, ठीक है। अब एक्चुअली जो ऑप्शन है ना उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो वैल्यू लिया वो अप्रोक्सीमेट ले रखा होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे कहीं पर एच कट और उसका वैल्यू नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो डेल्टा एक्स है और जो डेल्टा पी एक्स है वो मान लो एच, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग एच ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो एच है, वो कह रहा कि जो अनसर्टेनिटी लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू लेमडा, हमने कहा ये लेमडा है यहाँ, तो ये डेल्टा पी एक्स हो जाएगा और ये एच। अब लेमडा क्या है, डिब्रॉगली वेवलेंथ, जो एच बाई पी, एच बाय एम इंटू वी, वी कितना हो जाएगा यहाँ पर, एच एम इंटू वी, राइट, डेल्टा पी एक्स अप्रोक्सीमेट एच, एच से एच कैंसिल आउट, मैंने अप्रोक्सीमेट एच इसलिए दिया ना कि मेरे को ऑप्शन में एच और एच कट नहीं दिख रहा था, ठीक है ना, ये मुझे लग गया था कि ऐसे ही ले रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डेल्टा पी एक्स इज एम वी, क्योंकि वी क्या है, अनसर्टेनिटी, वी तो आपको वेलोसिटी जो गिवन होगी, राइट, क्योंकि वी में ही आंसर है। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, एम डेल्टा वी, मतलब वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी वो एम वी हो जाएगा जी, ठीक है ना, एम इंटू वी, तो एम ये कैंसिल आउट होगा, तो जो डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इक्वल वी, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू तो नहीं, अप्रोक्सीमेट आप इसको रखिए, तो ये आपके पास वी करेक्ट ऑप्शन होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी लगा लें, थोड़ा सा ऑप्शन को भी देखते रहें और क्या क्या पूछा जा रहा है उस हिसाब से उसको सॉल्व भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज गिवन बाय, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, राइट, कि जो एनर्जी ई है वो आपके पास होगा काइनेटिक एनर्जी, राइट, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन का इमिटेड इलेक्ट्रॉन का, और ये W, क्योंकि अभी वर्क फंक्शन जो है यहाँ वर्क फंक्शन होगा W दिया गया है, राइट, तो फाई लिखो या W लिखो, राइट। तो आपके पास E के जगह आप एच न्यू कर लीजिएगा, यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर एन डब्ल्यू, जहाँ जो भी है ये, इसको हम लोग आइंस्टाइन या आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो एच न्यू W प्लस हाफ एम बी स्क्वायर वो आपको इस ऑप्शन में मिल जा रहा है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अ पार्टिकल इन अ बॉक्स हैज द इनिशियल वेव फंक्शन फाई इज इक्वल ए एक्स ए माइनस एक्स, वेयर एक्स जो है वो 0 से a के बीच में है, इक्वल टू, ठीक है ना, और लेस देन और ग्रेटर देन है, देन ए विल बी। आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पूछा गया है, राइट, आपसे क्या पूछा गया है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पूछा गया है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पूछा जाता है तो आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन आपके पास अगर साई गिवन है तो x0 इज इक्वल्स टू ए एक्स ए माइनस एक्स। अब आपके पास साई, इसका आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें x0, राइट, वो आपके पास है a। अब अगर ये बाय द वे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, पता नहीं हम लोगों ने उसको, हम लोग इन जनरल कॉम्प्लेक्स लेके चल रहे हैं, राइट, कुछ भी हो सकता है वो, मतलब कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है तो उसका स्टार भी ले ली, अगर वो मान लो 2 होता तो 2 ही रखते ना, पर अभी हमको पता नहीं है तो हमने उसको क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया, तो एक्स ए माइनस एक्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पता है ना, क्या है, ऑल स्पेस में आपको चेक करना है, ऑल स्पेस में, तो ऑल स्पेस साई स्टार आपके पास x0 और साई x0 dx किसके इक्वल रखोगे, 1 के इक्वल। ये तो अगर नॉर्मलाइज्ड है, मान लो साई नॉर्मलाइज्ड है, तो नॉर्मलाइज होना चाहिए, तभी तो आप विद इन द रेंज उस वेव फंक्शन को कन्फाइन कर पाओगे, राइट। तो अगर वो ऐसा है तो आपने कहा कि आप साई स्टार साई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ऑल स्पेस क्या होता है, 1 होता है, यही तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। तो आपने ये रखा, जब आपने ये रखा इसमें आप लोग अब वैल्यू रखिए, जब आप वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा बताइए, ऑल स्पेस मतलब जो इसका कितना है मैक्स, जो लिमिट दे रखा, क्या दे रखा, 0 से, तो इसका ऑल स्पेस कितना है, 0 से a है, राइट। जब नहीं, जैसे स्फीयर का कितना होता है, 0 से इन्फिनिटी। इन जनरल जब कुछ नहीं दे रखा तो क्या होता है इन जनरल, ऑल स्पेस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो आप ये वैल्यू रख लीजिएगा, तो साई स्टार साई आपके पास a मॉड स्क्वायर बना, ठीक है ना, क्योंकि आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो a मॉड स्क्वायर, जो यहाँ बना ये बना एक्स स्क्वायर,
और ये जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए और फाइंड कीजिए। ये तो अब इंटीग्रेशन रह गया a मॉड स्क्वायर, ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, फिर बनेगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax dx इज इक्वल टू 1। इंटीग्रेट करो 0 से a में। क्लियर है? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, a मॉड स्क्वायर, ये बनेगा ax स्क्वायर फिर x की पावर 4 माइनस 2ax क्यूब dx इज इक्वल टू 1। और इसको 0 से 1 में सॉल्व कर, सॉरी 0 से क्या है a दे रखा है, हाँ 0 से a, ठीक है ना। तो बस इसको फिर से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, जस्ट कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं। ये बनेगा ax क्यूब बाई 3, यहाँ पर a स्क्वायर भी है राइट, a स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3, तो ये बन जाएगा 0 से a प्लस x 5/5 लिमिट फिर से 0 से माइनस 2a x 4/4 फिर 0 से a इज इक्वल टू 1। अब इसको रख लो और इसको सिंप्लीफाई कर लो, a मॉड स्क्वायर कितना बनेगा 3, फिर 0 पे तो 0 हो जाएगा, ये बनेगा a 5/3 प्लस a 5/5 माइनस ये कैंसिल आउट करो 4 5 a 5/2 ओके इक्वल्स टू 1। नाउ a मॉड स्क्वायर, सो a 5 ये आपके पास जाएगा 30, ठीक है, और ये जाएगा आपके पास 10 प्लस 4 6 15 और a5 आप कॉमन ले लो इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अभी आपके पास 1 हो जा रहा है, तो ये a मॉड स्क्वायर ये आपके पास 30/a5 हो जा रहा है, क्योंकि 1/30 जाएगा तो 30/a5, इधर इससे मल्टीप्लाई कर लो a5 कर लो, तो जो a का वैल्यू है वो आपके पास क्या बनेगा, a का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 30/a5 का रूट। क्या दोनों वैल्यू पॉसिबल है? हाँ यस, दोनों वैल्यू पॉसिबल, लेकिन अगर हम इन जनरल फॉर सिंप्लीफिकेशन हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो नेगेटिव वैल्यू आई है वो गड़बड़ है। अगर नेगेटिव भी कहीं पे दे रखा है तो उसको भी आप कंसिडर करोगे, अदरवाइज इसके अकॉर्डिंग अभी जो आंसर आपका आ रहा है ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सी में आपके पास ये है, तो कुछ नहीं है, जस्ट एक जो मेन था वो ये था कि आपको जब वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पूछा गया, ये भी लास्ट 2021 में जो क्वेश्चन पेपर बनाया ना आपका यूकेपीएससी जीएससी लेक्चरर का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन, तो आपसे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पूछा गया, बस आपको कंडीशन लगानी थी, उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फॉर अ हार्मोनिक ऑसिलेटर h इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू प्लस बी आर, देन x, आपसे कॉम्यूटेटर पूछा गया है x और h का। जरा देखिए, देखो आपको जो h दे रखा है ना वो दे रखा है पी स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू, और आपके पास यहाँ वी आर दे रखा है। अब देख रहे हो कि वी आर देने का मतलब है कि ये 3 डायमेंशन में दे रखा है, तो जो h होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा पी एक्स स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू, म्यू क्या होगा रिड्यूस मास होगा, पी वाई स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू। 3 डायमेंशन, अगर ये x देता ना तो हम इसको ओपन ही ना करते, हालांकि कोई नहीं भी करेगा बाई द वे तब भी वो आंसर गड़बड़ाएगा नहीं, पर जो यहाँ पर r दे रखा है उसके हिसाब से ये मतलब 3 डायमेंशन में है राइट। तो x और y में जब ब्रेक करेंगे तो हमको फिर क्योंकि x में लाना है तो हमें ये x और y z तीनों वैल्यू लेना पड़ेगा राइट। ये 2 म्यू हो जाएगा, और ये पी जेड स्क्वायर बाई ये भी ट्वाइस ऑफ म्यू हो जाएगा। वी आर मतलब ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड आप लोग ब्रेक कीजिए, अब वो अलग अलग x भी होगा उसमें, y भी होगा, z भी होगा, r के जगह हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करना है, आपको पहले कॉम्यूटेटर ये वाला निकाल, ठीक है, जैसे x और h है, इसका कॉम्यूटेटर निकाल लो। तो अगर हम लोग x रखेंगे और साथ में h, ठीक है, तो अगर इसका कॉम्यूटेटर हम लोग निकाल रहे हैं तो आपको पता है कि जो कॉम्यूटेटर होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो आप वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू आप लोग रखोगे यहाँ पर, मान लो ये कंप्लीट वैल्यू आपने यहाँ पे रखा, तो एडिशनल क्या होता है, पहले x का px के साथ होगा,
फिर x का मतलब आपके पास बनेगा x, ठीक है ना, एक बार फिर बनेगा पी एक्स स्क्वायर बाई ट्वाइस एम, ट्वाइस म्यू, ये आपके पास एक कॉम्यूटेटर, फिर प्लस बनेगा, फिर आपका x का किसके साथ बनेगा, पी वाई स्क्वायर, ऐसे तो बनेगा, फिर एक एक बार आप देखो x, फिर आपके पास पी वाई स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू, राइट, फिर आपके पास x पी जेड स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू, फिर आपके पास एक बार इसके साथ भी प्लस x पी एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर भी एक्स वाई जेड है तो पोटेंशियल एक बार मतलब फंक्शन ऑफ x भी होगा y भी होगा, तो फिर यहाँ पर भी ऐड करोगे आप। पर क्या होता है कि जब फंक्शन होता है, मतलब कोई आप कोई भी एक वेरिएबल ले रहे हो, मतलब कोई भी मान आपने ऑपरेटर x लिया और उसी का फंक्शन है, तो ये तो जीरो होता है, ये तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ये वैल्यू तो जीरो होगा। दूसरा x और पी वाई ये भी जीरो होगा, x और पी जेड ये भी सर्वाइव नहीं करता, जीरो होगा। कौन सा करेगा, एक्स पी एक्स करेगा ओनली। अब इसमें 1/ट्वाइस म्यू क्या है भाई, म्यू क्या है, रिड्यूस मास कांस्टेंट है, बाहर ले लो, 1/ट्वाइस ऑफ म्यू, ये बनेगा एक्स पी एक्स स्क्वायर। अब इसकी प्रॉपर्टी आप लोग जानते हो, अभी हमने पीछे किया भी है, क्या होगा बताओ, ये बनेगा ट्वाइस पी एक्स, ट्वाइस फिर पी एक्स n-1 तो ये हो जाएगा, और एक्स पी एक्स, ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना बनेगा, 2 से तो 2 कैंसिल आउट, पी एक्स इसकी वैल्यू कितनी होती है एक्स पी एक्स की, ये आइटा एच कट ये हो जाएगा, ये आइटा एच कट होता है, कितना आ जा रहा है, आइटा एच कट पी एक्स अपॉन म्यू, ये आ जा रहा है आपके पास एक्स और एच का कॉम्यूटेटर जो आपके पास यहाँ दे रखा। क्लियर है, ये आपके पास ये वाला है। अब आप फिर एक्स के साथ कीजिए इस वैल्यू का, फिर से कर लेते हैं एक्स और इसकी वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, आइटा एच कट पी एक्स बाई म्यू, ये तो आएगा फाइनल। अब तो इसको क्या करें, ये कांस्टेंट आइटा एच कट बाई म्यू कॉमन ले लो, कांस्टेंट बाहर आ जाता है कॉम्यूटेटर के, एक्स पी एक्स ये आइटा एच कट होता है, ये आपको पता है, तो आइटा एच कट बाई म्यू और ये हो जाएगा आइटा एच कट, मल्टीप्लाई करोगे तो आइटा 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 स्क्वायर माइनस हो जाता है एच कट स्क्वायर बाई म्यू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एच कट स्क्वायर बाई म्यू माइनस के अंदर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो ये अब आप लोग ऐसा कर सकते। अच्छा, अगर बाई द वे ये वाला जीरो हो जाए ना पहले, जैसे मान लो कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी एग्जाम में मैं आपको देख रहा था पीजीटी लेवल में, उन्होंने कुछ कांस्टेंट यहाँ पर लिया था, जैसे मान लो एच के साथ या एक्स के साथ एक सी और ऐसा कुछ कांस्टेंट ले लिया, मान लो एक्स, और ऐसा पूछ लिया, ठीक है ना, इसका आंसर तो हो गया। अब मैं थोड़ा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, जैसे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ कम्यूटेटर क्या बनेगा, जीरो। अरे ठीक है, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट अगर ये सी कांस्टेंट है तो ये जीरो होगा, तो एक्स जीरो तो जीरो हो जाएगा। अरे ठीक है, यहाँ पर क्योंकि वैल्यू था तो जो प्रॉपर्टी था उसको हमने यूज किया, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, डी ऑप्शन करेक्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन इज अ कन्फाइंड इन अ वेरी स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू। बहुत ही लेस मतलब वेरी लेस रीजन ऑफ स्पेस में कन्फाइंड किया गया है इलेक्ट्रॉन को, तो कौन सा, वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है, वेलोसिटी बिकम जीरो, मोमेंटम बिकम एग्जैक्टली नॉन, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, इट्स पोजीशन बिकम अनसर्टेन। देखिए पहले आपके पास डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, ये आपके पास वैल्यू जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू एच कट बाई टू, ठीक है ना। तो अगर हम लोग डेल्टा पी एक्स की बात करें, एच कट बाई ट्वाइस डेल्टा एक्स, अब ये बहुत स्मॉल रीजन में कन्फाइंड है, तो ये जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, वो बहुत हाई हो जाएगा फिर उसको केस में, राइट, मोमेंटम वेरी हाई। यही तो तभी तो अनसर्टेनिटी होती भी है, राइट, क्योंकि जब आप इसको बहुत प्रिसाइसली क्या करोगे, मतलब कोशिश करोगे डिटेक्ट करने की, तो मोमेंटम क्या हो जाता है, वेरी हाई हो जाता है, राइट। मोमेंटम वेरी हाई होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा भाई, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अगर ये हाई हो रहा है तो उसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, तो सी ऑप्शन विल बी कर, क्योंकि एग्जैक्टली नॉन नहीं हो सकता, ये तो है ही नहीं। खैर वेलोसिटी बिकम जीरो तो ये भी नहीं है, काइनेटिक इट्स पोजीशन बिकम अनसर्टेन तो ये ऐसा भी नहीं, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन भी, ठीक है। तो ये थे आपके जो आपका यूनिट है पेपर सेकंड का, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन।
उसके सभी क्वेश्चंस, और हमने कोशिश की है कि सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हों, और जो एडिशनल कॉन्सेप्ट थे या जो प्रोबेबिलिटी है कि पूछे जाए कुछ कॉन्सेप्ट, उनको भी हमने इंक्लूड किया है। आई होप कि ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और ये आपकी जो आप तैयारी कर रहे हो, आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है, उसमें आपको हेल्प करेंगे। वैसे ही एक वीडियो मैं कुछ नेक्स्ट यूनिट पे आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।